हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। तो लास्ट सेशन में हमने एक स्टैटिक वेबसाइट को गिटहब के ज़रिए अपलोड किया था और देखा था कि कैसे ओवरऑल वो वर्क करता है। लेकिन आज के सेशन में हम थोड़ा डायनामिक होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी डायनामिक वेबसाइट्स का यूज़ करोगे, डायनामिक एप्लीकेशन को होस्ट या डिप्लॉय करना चाहोगे सर्वर पे, तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है उसके प्री रिक्विजिट में जानने के लिए। तो इसलिए आज हम एसक्यूएल एंड पीएचपी माई एडमिन इसके बारे में देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जानना समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने ऑलरेडी एक इंस्टेंस क्रिएट करके रखा हूँ और रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार। ओके, रनिंग है, इनिशियलाइज हो रहा है। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी प्रोविजनल के थ्रू जो अपाचे 2 है वो इंस्टॉल कर लिया हूँ, और साथ में एपीटी गेट अपडेट भी कर दिया था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इसमें पहले से अपाचे कैसे आ गया, तो मैं ऑलरेडी करके रखा हुआ था ये सब चीज़ें। थोड़ा सा बस इनिशियलाइज होने में टाइम ले रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसका पब्लिक आईपी एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करके चेक करता हूँ कि क्या दिखता है। ओके, तो मेरे ख्याल से हो चुका है ये, फिर भी कुछ रिचुअल्स परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर। अब ये दिख रहा है, इसका मतलब अपाचे इंस्टॉल हो चुका है उसके अंदर। एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट यहीं से कनेक्ट करता हूँ। और राइट, कनेक्ट हो चुका है। हमेशा की तरह इसको क्लियर करके थोड़ा सा जूम कर लूँ और सूडो -i करके मैं सूडोवर बन जाता हूँ। मैं बन गया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन एसक्यूएल के साथ। अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी एप्लीकेशन होता है ना, तो उसमें एक डेटाबेस नाम सुना होगा। अगर आप इस फील्ड से तो आपको पता ही होगा डेटाबेस क्या रहता। और अगर नहीं है तो बता दूं कि हमारा जो भी एप्लीकेशन होता है ना, तो उसके इन्फॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। अब जैसे मान के चलो आपका जीमेल आईडी है, तो जीमेल आईडी पे आप हमेशा लॉगिन करते हो। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ जो आप देख रहे हो वही हो रहा है, पीछे में बहुत सारी एक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, तो बैकएंड पे ये होता है ना कि वो पासवर्ड को, वो यूज़र नेम को भेजा जाता है डेटाबेस में चेक करने के लिए कि ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है क्या। फिर डेटाबेस में चेक किया जाता है कि हाँ ये यूज़र नेम फॉर एग्जांपल है, तो देखा जाता है डेटाबेस के अंदर कि उसका पासवर्ड क्या है। फिर जो पासवर्ड आपने डाला था वो पासवर्ड के साथ उसको कंपेयर करते, अगर बराबर है तो कहते हैं कि हाँ इसे लॉगिन करा दो। अब ये हो गया ऑथेंटिकेशन। लेकिन आपकी हर हमेशा सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा डेटाबेस के अंदर सेव होता है। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एसक्यूएल है। अदर देन दैट जो सेव किया जाता है नो एसक्यूएल में भी, जिसमें जो ट्रेंड चल रहा है आजकल मोंगो डीबी का, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, जिसमें हमेशा हर हर टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरीके से सेव किया जाता है डेटास को, आपके इन्फॉर्मेशंस को सर्वर एंड पे। यानी अगर मैं चाहूँ तो एज अ फाइल भी सेव रख सकता हूँ, लेकिन फिर मैं उसको इजीली फेच कर पाना, क्वेरी कर पाना मेरे लिए हार्ड होगा, तो उसे एक फॉर्मेट में रखा जाता है। तो एसक्यूएल बेसिकली एक टेबल फॉर्मेट में होता है, और आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। तो मैं पहले तो हमको इसमें एसक्यूएल इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो सिंपली यही है, apt इंस्टॉल mysql -server। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होगे कि मुझे ये सब याद क्यों है, मतलब ये सब याद करना पड़ेगा, तो वैसा कुछ नहीं है, ये सब याद नहीं करने वाली चीज़ है। अब दरअसल होता ये है कि एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के साथ साथ ये सब दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन याद किसी को बाय द वे रहता नहीं है। और ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं कि मैं हर चीज़ को याद रखूँ, इज़ नॉट अ गुड आइडिया। डॉक्यूमेंट्स पढ़ना सीखो, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो याद रखने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था, मैंने कर लिया। अगर आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट करना है। व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप लोग को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या रहता है। अब मेरे उसमें मैंने इंस्टॉल कर लिया एसक्यूएल को,
और अब मैं जानने के लिए पहले तो क्लियर कर दूं। अब इसके अंदर मुझे बस लिखना होगा माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल लिखूंगा, मैं इंटर करूंगा तो देख रहे हो कि यहाँ थोड़ा सा चेंजेस आ गया। अब यहाँ पे माई एसक्यूएल लिखा क्या रहा है, क्योंकि मैं एसक्यूएल के अंदर हूँ। अब मैं माई एसक्यूएल के अंदर पहुँच चुका हूँ, मेरे डेटाबेस सर्वर के अंदर बेसिकली। अब यहाँ पे बात यह है कि बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर जो है आपका वो किसी एक डेटाबेस पे वर्क कर रहा होगा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे और बहुत सारे डेटाबेस एक माइस्क्यूएल के सर्वर से कनेक्ट होंगे। यानी बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं। तो देखने के लिए कि कितने डेटाबेस है उसके लिए एक कमांड है, और ये सब बेसिक कमांड है, आपको मतलब कहीं पे मिल जाएगा और हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड सेकेंडली ये सब एक डेवलपर का काम है, लेकिन आपको भी मालूमात होनी चाहिए इस चीज़ की। आप पूरी तरह से डेवलपर पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। तो शो डेटाबेसेस अगर मैं लिखता हूँ, और इसमें बस रूल है कि हमेशा सेमी कॉलन के साथ स्टेटमेंट को एंड करना पड़ता है। तो शो डेटाबेसेस सिंपल इंग्लिश है, तो उसने बता दिया कि ऑलरेडी इतने डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ एक डेटाबेस क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल ये सब डेटाबेस को तो ना ही छेड़ो तो अच्छा है, लेकिन मैं एक डेटाबेस फॉर एग्जांपल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा सिंपली क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम तो मैं जैसे दे देता हूँ HMS स्पेस कॉलन सेमी कॉलन। तो देख रहे हो क्वेरी ओके बता रहा है, यानी वर्क किया। अगर मैं अगेन लिखूँ शो डेटाबेसेस, अगर आप सेमी कॉलन नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा, तो सेमी कॉलन याद से दे देना। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो एक डेटाबेस ऐड हो चुका है HMS। अब मुझे HMS के अंदर मुझे देखना है HMS के अंदर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं लिखूँगा यूज़ HMS। तो अब मैं एज ए HMS लॉग इन कर लिया हूँ। तो HMS के अंदर कितने टेबल्स है अगर वो मुझे चेक करना है ना, तो मैं लिखूँगा शो टेबल्स। तो ये मुझे सेमी कॉलन दे दूँ तो ये बता देगा। अब ये कह रहा है एम्प्टी सेट है, ऑफ कोर्स हमने अभी अभी बनाया था तो एम्प्टी रहेगा, इसमें तो कुछ रहेगा नहीं। ऑल राइट, तो फिर अब ये इस तरह से इसका सिस्टम वर्क करता है। अभी आप देख सकते हो कि आपको ये कोड वैसे याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत मालूम रहना चाहिए। अब होता ही है ना कि जब आपका डेवलपर बनाएगा उसके लोकल मशीन पे, ओके, तो उसके पास ऑलरेडी मतलब डेटाबेसेस क्रिएटेड रहेंगे, मतलब उसके पास पूरा बना हुआ रहेगा और वो आपको एक कोड दे देगा, बस आपको वो कोड यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये सिनेरियो होता है कि आपको आपका कोड इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जैसे मेरे पास भी इसका कोड रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि ये है। तो वो पूरा कोड इसमें बना हुआ है कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। और जब आप इसको इंपोर्ट करोगे तो ये सब चीज़ें आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी ये कैसे करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पूरा। अभी ये वैसे गिट पे भी रह सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा डेवलपर गिट पे डालता है तो मुझे गिट से क्लोन करना पड़ेगा और बाकी के एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। एनीवे मैंने गिट पे नहीं डाला हूँ तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको, Ctrl+C, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। एग्ज़िट लिखूँगा तो मैं MySQL के बाहर आ जाऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक SQL का फाइल बना लेता हूँ, टच से बनता है। तो टच करके स्लैश टेम्पररी फाइल के अंदर स्लैश करके मैं नाम दे देता हूँ HMS.SQL। अभी एक SQL एक्सटेंशन यूज़ होता है जब आप इस तरह के फाइल इंपोर्ट करोगे। तो मैं इंटर करूँगा, मेरा फाइल क्रिएट हो गया। अब मैं इसको VI कर लेता हूँ क्योंकि अभी ब्लैंक है, मुझे इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी। तो मैं VI करूँगा। अब इसके अंदर कुछ नहीं, मैं आई से इंसर्ट मोड में जाता हूँ और राइट क्लिक दबा के पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा जितना भी कोड था मैंने यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर लिया। आप इसको SQL से भी डाउनलोड कर लोगे तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मतलब गिट से डाउनलोड करते हो तो। ओके, तो मैंने बना लिया हूँ और WQ करके मैं बाहर आ जाता हूँ। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, मैं एक बार और इसको ओपन करता हूँ और Shift+G दबा के नीचे जाता हूँ। ओके, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे कुछ दिखा था। ओके, मैं फिर से बैक आ जाता हूँ यहाँ पे
तो मैं आ चुका हूँ अपने यहाँ पे और मेरा एक एसक्यूएल का फाइल भी रेडी है। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं एसक्यूएल के अंदर ये क्वेरीज जितने भी थे ना, ये पूरे के पूरे कोड में एक साथ रन कर देना चाहता हूँ, ताकि जो मेरा बना हुआ था मेरे लोकल मशीन्स में, जो मुझे डेवलपर दिया है और बोला कि मेरा ये पूरे डेटाबेसेस से ये मुझे अपलोड करना है बेसिकली, तो मैं इजीली कर सकूँ। तो ऑलराइट, मैं कर लेता हूँ यहाँ से। तो मुझे लिखना पड़ेगा माई एसक्यूएल और इसी के साथ में मुझे ऐड करना पड़ेगा कौन से डेटाबेस में डालना है। तो मैंने HMS नाम से डेटाबेस बनाया था, मैं उसका नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे एक रिडायरेक्शन दे देता हूँ इस तरह से, और फाइल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, जो कि /temp/hms.sql है। अब जब मैं एंटर करूँगा तो ये रन हो जाना चाहिए। अब मैं माई SQL डाल के अंदर जाता हूँ, मैं आ गया। अब मैं लिखूँगा शो नहीं, मुझे तो पता ही क्या है, तो मैं लिख दूँगा यूज़ HMS। मुझे HMS डेटाबेस यूज़ करना है और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा शो टेबल्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ टेबल्स दिख रहे हैं, डॉक्टर्स, फील्ड जॉब्स, माइग्रेशंस। ये टेबल्स पहले एग्जिस्ट नहीं करता था पर अभी आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया हूँ पूरा, ये क्वेरीज मैंने इसके अंदर रन कर दिया। अब विद इन दैट अगर मुझे देखना है कि डॉक्टर्स के अंदर क्या डेटाज है, सिलेक्ट स्टार, यानी जितने भी टेबल्स है, जितने भी कॉलम्स है डॉक्टर के अंदर, वो सारे के सारे मैं सिलेक्ट करता हूँ। जितने भी कॉलम्स है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स, और इसके आगे सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। एंटर करूँगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो ध्यान रखो कि टाइपोज ना हो ज़्यादा। अब मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे 2 डॉक्टर है और ये उनकी डिटेल्स है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। लेकिन आप देख सकते हो इसका थोड़ा टफ लग रहा है समझने में, काम करने में, मेहनत करने में इस पे। और ये जो है ना, आपके डेवलपर को तो बिल्कुल समझने भी नहीं वाला ये सिस्टम कि ये है क्या, कैसे वर्क करना है। ऑफ कोर्स उसको कमांड्स पता होंगे लेकिन उसके लिए टफ जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि आप उसको हमेशा एक्सेस भी दो। तो इसलिए एक तरीका यूज़ होता है इसमें काम करने का, वो है PHP माई एडमिन। वो हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता है जिसकी वजह से टास्क बहुत आसान हो जाता है, और हम उसे कहते हैं PHP माई एडमिन। दैट्स द रीज़न कि टॉपिक में भी मैंने लिखा था PHP माई एडमिन। मैंने SQL का थोड़ा सा बता दिया। अब हम इसमें PHP माई एडमिन इंस्टॉल करेंगे। इसमें ये होगा कि एक ग्राफिक्स आपको मिल जाएगा। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी आप डायनामिक वेबसाइट आप बनाओगे, जब आपको टास्क मिलेगा कंपनीज में या कहीं पे भी, तो PHP माई एडमिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। अगर आप स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, आपको आना चाहिए, और इससे फिर आपका दिमाग भी खुलेगा कि PHP माई एडमिन सेटअप कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूल है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। तो इस वजह से जैसा कि मैंने कहा, हर चीज़ मुझे भी याद नहीं है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि विद डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे इंस्टॉल वो करेंगे। तो मैं इनकॉग्निटो मोड में सर्च कर लेता हूँ, इंस्टॉल PHP माई एडमिन ऑन उबंटू, और यहाँ पे डिजिटल ओशन एक अच्छा आर्टिकल लिखता है, इसलिए मैं उसी पे सिलेक्ट करता हूँ और नीचे जाता हूँ। तो अभी जैसे आप देख सकते हो, ये पहले बता रहा है कि कुछ प्रीरिक्विजिट है, और ये चीज़ें बता रहा है। उस पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रीरिक्विजिट है मैं बता दूँ कि इसके अंदर ना ऑलरेडी जैसे ऊपर से भी लिखा हुआ है कि अपाचे का होना ज़रूरी है, MySQL का होना ज़रूरी है, और PHP का होना ज़रूरी है। अब हमारे केस में हमने अपाचे भी इंस्टॉल करके रखा है, MySQL भी कर लिया है, लेकिन PHP हमारे केस में इंस्टॉल नहीं है, तो हम PHP इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए ये एक अलग लिंक बता रहा है, तो आप एक लिंक से दूसरे लिंक पे जा सकते हो कि ठीक है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सब हमने करके रखा हुआ है, हमको ये सब पे नहीं देखना है। वी विल जस्ट स्क्रॉल डाउन, क्योंकि हमको बस PHP इंस्टॉल करना, हमारा मेन इंटेंशन वो है। तो ये यहाँ से देखो SQL इंस्टॉल हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशंस भी लिखा हुआ है। एनीवे जो हमको चाहिए वो है PHP।
तो यहाँ पे आ गया तीसरा स्टेप, इधर भी लिखा था इंस्टॉलिंग PHP। तो कुछ भी नहीं करना है, बस ये कोड कॉपी करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस ये है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो अभी आपको पता है कि आप क्या इंस्टॉल कर रहे हो। ये कुछ नेसेसरी पार्ट है जो हमें लगता है एज अ प्री रिक्विजिट इसके लिए, या कह सकते हो कि एक डिपेंडेंसी है। इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए इतने सारे पैकेजेस होने चाहिए हमारे पास, और हर डॉक्यूमेंटेशंस पे आपको मिल जाता है एक्चुअल में। अगर आप फॉर एग्जांपल गेम भी खेलते हो तो वो पहले ही बता देता है कि नहीं, विंडो 10 ही चाहिए, ये गेम लिनक्स पे नहीं चलने वाला। फिर इतना GB मिनिमम रैम है चाहिए और इतना रिकमेंडेड है, तो वो सब डॉक्यूमेंटेशंस पे होता है। उसी तरह अगर PHP माई एडमिन इंस्टॉल कर रहे हो तो ये सब उसके डॉक्यूमेंटेशंस पे लिखा रहता है, वहीं से पढ़ना पड़ता है। हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इसे इंटर करता हूँ और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा PHP। तो अभी आप देख सकते हो कि PHP इंस्टॉल हो रहा है। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मार्केट में बहुत सारे लोग PHP यूज़ कर रहे हैं। भले ट्रेंड पे आपको जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स दिखेंगे, लेकिन PHP का कैप्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा PHP-v, तो ये मुझे बता देगा कि ये मुझे बता रहा है कि PHP का ये वर्जन अभी मेरे उसमें इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, एनीवे मैं क्लियर कर लेता हूँ और मेरा प्री रिक्विजिट का तो काम हो गया है। मैं इसे कट कर लेता हूँ और अब कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखता हूँ। तो ओके, ये पार्ट भी हमने कर लिया है। सेकंड थिंग ये बता रहा है कि ये चीज़ें हमको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ओके, PHP-zip, PHP-GD, PHP-JSON, curl, MB string। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। बस वही है, डिपेंडेंसीज है। एक सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंटर करता हूँ एंड अगेन ये इंस्टॉल कर रहा है और सब धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाएगा। अब याद रहे, जब ये ऐसा पूछेगा ना आपसे, जैसा मेरे से अभी पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको अपाचे 2 पे स्पेस दबाना है, क्योंकि हम अपाचे 2 यूज़ करने वाले हैं हमारे केस में। तो स्पेस दबाओ, स्टार मार्क हो गया, अब टैब दबाओ और ओके, क्योंकि हम अपाचे यूज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट्स वाई। अगेन इट्स वर्किंग। और अब मैं यस करूँगा यहाँ पे। अभी मेरे से ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एक। ओके, अगेन पासवर्ड पूछ रहा है, कंफर्मेशन। मैं फिर से ओके कर देता हूँ। ओके, मेरा हर चीज़ इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे PHP-my-admin। तो अभी तक अगर आपने देखा होगा, तो अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, इसके पब्लिक IP पे सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरा नॉर्मल वेबसाइट है। लेकिन अगर मैं इसका आगे स्लैश लिख के लिखूँगा PHP-my-admin, तो यू कैन सी एक अलग ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा। वो ये है, मैंने PHP-my-admin लिखा, यूज़र नेम, और पासवर्ड जो मैंने अभी डाला था वो मैं डाल देता हूँ और ओके करूँगा। तो यू कैन सी कि मैं इसके अंदर आ गया हूँ। एक मुझे ग्राफिक मिल गया। हालांकि ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे नहीं किया जाता है। मैं आपको प्रॉपर वे बताऊँगा काम करने का। तो मैं इसे कट कर देता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि इट्स वर्किंग। ओके, तो अभी आपको थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब होता ही है ना SQL के अंदर कि जो बंदा यूज़ करता है, जो एक सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए एक पर्टिकुलर यूज़र बना देता हूँ। जैसे आपने इसके अंदर AWS वगैरह में यूज़र्स देखा है, वैसे लिनक्स में भी आपने यूज़र देखा। उसी तरह SQL के भी अंदर यूज़र्स होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रूट यूज़र होता है, एज ऑलवेज हर प्लेटफॉर्म की तरह SQL के अंदर भी रूट यूज़र होता है, जिसके पास सारे एक्सेस होते हैं। और दूसरे यूज़र्स भी होते हैं जो हमको क्रिएट करने पड़ते हैं, और हमेशा रिकमेंडेड है कि एज अ रूट यूज़र कभी भी काम मत करो, कोई यूज़र क्रिएट करो और उसके थ्रू काम करो। तो हम वो सब सेटअप करेंगे। अगेन मुझे कोड याद है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंटेशंस पे जाता हूँ
एंड यू कैन सी हमारा वर्क तो हो गया है। और यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन है जो अनेबल करने के लिए बोलता है हमेशा MB स्ट्रिंग नाम से, तो हम वो भी अनेबल कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन से इससे कुछ बेनिफिट्स है। वर्क तो तब भी किया था, अभी भी करेगा, और फिर ये कह रहा है कि रीस्टार्ट कर लो एक बार अपाचे 2 को। हमारा वर्क हम भी कर लेंगे बाद में, लेकिन मैं एक मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब ये सब चीज़ आप डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू कर सकते हो, मुझे नीड नहीं बताने की, और सिंपल लैंग्वेज में भी है, इतना कोई टफ नहीं। तो हम यूज़र क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ क्रिएट यूज़र नाम से एक चीज़ दिख रही है, तो हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं इधर आ गया और हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे। मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे आपको भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है ये कि लिखा हुआ है क्रिएट यूज़र। अभी इसने सैमी नाम दिया है, मैं यहाँ पे एडमिन नाम दे देता हूँ मेरे यूज़र का। ओके, एडमिन जो कि लोकल होस्ट पे वर्क करेगा, जिसका एक्सेस लोकल होस्ट तक रहेगा। तो मैंने एक ऐसा यूज़र क्रिएट किया हूँ, और यहाँ पे मुझे उसको पासवर्ड देना है। मैं कुछ भी पासवर्ड दे सकता हूँ। तो जैसे कि मैं पासवर्ड ही लिख देता हूँ। ओके, ज़्यादा मैं खेलूँगा नहीं इसके साथ, तो मैं कुछ भी पासवर्ड देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यू कैन सी ये कह रहा है कि क्रिएट कमांड नॉट फाउंड। तो ये कह रहा है क्रिएट कमांड नॉट फाउंड, और रीज़न इसलिए क्योंकि ये मुझे SQL के अंदर लिखना है। मैं लिख रहा हूँ कहाँ पे, लिनक्स के अंदर। दैट्स वाई इसने ये एरर दिया मुझे। तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा MySQL। ओके, याद रहे कि अगर आप अपने SQL को पासवर्ड दे देते हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQL। ओके, इंटर करूँगा, अब मैं MySQL के अंदर चला गया, एंड नाउ आई विल क्रिएट यूज़र। तो मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ semi@local host, और यहाँ पे मैं पासवर्ड ही रहने देता हूँ। बस सेमी का नाम चेंज करके मैं एडमिन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने जैसे रूट होता है, कंसेप्ट को समझो, वैसी एक एडमिन है जो मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं इंटर करूँगा, एंड नाउ यू कैन सी मेरा एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, स्लैश करके करूँगा PHP my admin, और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं इससे लॉग आउट कर लेता हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर लिया। अब एज अ PHP my admin नहीं, एज अ यूज़र जो मैं था एडमिन, टैब देके यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ इसका। ओके, तो मैं इसका पासवर्ड जो मैंने रखा था वो था पासवर्ड, और मैं इंटर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गया, देख सकते हो आप। तो अभी मैं एज अ सेमी यहाँ पे आ चुका हूँ। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने SQL के अंदर, याद है मैंने अपना फाइल डाला था, तो मेरा क्या प्रोसेस था। अब जैसे अब वो मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने मान के चलो मैंने इसका एक्सेस ही दे दिया, डेवलपर को दे दिया कि ये यूज़र है, ये है आपका लिंक, इसके अंदर आपका यूज़र नेम ये है और उसका पासवर्ड ये है, आप ये ले लो। अब वो यहाँ से लॉगिन कर लेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो डेवलपर है सारा काम उसका है। अब वो क्या करेगा, SQL में इंपोर्ट कर देगा जो भी उसको करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल HMSDB था वो, तो मैंने ओपन कर दिया। अब वो यहाँ पे आ गया, या मैंने वहाँ पे इतने कोड्स रन किया था, यहाँ पे मुझे नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिंपली वो फाइल इधर अपलोड करना है, गो करना है, और इम्पोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल। अब इसने एक एरर दिया, एरर ये है कि डेटाबेस क्रिएटेड नहीं था, तो मुझे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे आ रहे हो, आप देख सकते हो नो प्रिविलेजेस टू क्रिएट डेटाबेस। मैं क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रिविलेज नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने AWS में रूल का सिस्टम बताया था कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रिविलेजेस नहीं होते, आपको अनेबल करना पड़ता है। तो मैं इसको कुछ प्रिविलेजेस देना चाहता हूँ। अगेन कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आओगे तो इसने भी दिया ही होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम सिंपल इंग्लिश है। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल इंग्लिश में लिखा है कि ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डॉट टू। अब यहाँ पे अपना देना पड़ेगा जो भी है, एडमिन है मेरे केस में।
तो ये मुझे सारे के सारे प्रिविलेजेस दे रहा है। अब इसके मामले में भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रिविलेजेस देना है, यू कैन सर्च चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके, कि अगर मुझे जैसे मुझे सिर्फ क्रिएट का देना है या सिर्फ रीड का देना है, तो वो आपको पूरा कोड दे देगा रिटर्न में। ये सब चीज़ याद करने के लिए नहीं होती है, और अगर आप याद कर के काम कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए। अब मैं एंटर करता हूँ तो हो गया, मैंने अब प्रिविलेजेस दे दिया हूँ उसको। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चेंजेस अभी आपको देखने को मिला। ओके, और HMS पे मैं जाता हूँ अभी, यहाँ पे मुझे HMS दिख रहा है, तो मेरे सारे के सारे आ गए। अब आपको ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझेगा, ठीक है ना, अच्छे से समझेगा कंसेप्ट, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि ये डेटाबेस है। ओके, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये पूरा डेटाबेस है। अब दिख रहा है मतलब ये वाले पार्ट में ये सारे डेटाबेस है, तो इसमें से एक डेटाबेस का नाम है HMS। ओके, तो मैं HMS पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, HMS पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो बता रहा है कि उस डेटाबेस में इतने टेबल्स है। अब मैं किसी भी टेबल्स में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फील्ड जॉब्स के अंदर गया, चलो इसमें तो कुछ है नहीं, मैं पेशेंट्स में चला जाता हूँ, तो ये सब खाली दिख रहा है। यूज़र्स में जाता हूँ तो ये आप देख सकते हो, तो ये बता रहा है कि यूज़र्स के अंदर एक आईडी है, नेम है, ईमेल है, उसके रोल्स है, ईमेल वेरीफाई हुआ है उसका टाइम, हालांकि वो नल है, और ये उसका पासवर्ड है। तो जैसा मैंने कहा कि जब आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो ना, तो बैकएंड में यही चीज़ को वेरीफाई किया जाता है कि ईमेल जो आपने पासवर्ड डाला और जो डेटाबेस में पासवर्ड है इस जीमेल आईडी का, वो सेम है क्या। अगर सेम है तो आपको ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है। बस ये लॉजिक होता है उसके पीछे। तो अभी यही चीज़ अगर मुझे देखना होता मेरे MySQL में, तो ये यहाँ पे कोड भी दिखा रहा है, मुझे ये कोड डालना पड़ता था। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसमें इंपोर्ट भी बहुत इजीली हो सकता है। या मैं डायरेक्टली अगर क्वेरी लिखता हूँ, जैसे अगर मैंने ये क्वेरी लिखा और गो किया, तो ये मुझे पूरा बता देता है कि ये है। तो ऐसे इसके बहुत सारे कह सकते हैं कि फ़ायदे होते हैं। अभी सर्च में मतलब यहाँ पे आप इजीली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रिएट करना है टेबल, तो आप क्रिएट करने के लिए एक तो कमांड है जो यहाँ से भी डाल सकते हो, और जो बेसिकली यूज़ होता है वहाँ पे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको नहीं पता है कि क्वेरी क्या है, तो आपको क्वेरी याद करने की ज़रूरत भी नहीं। आपको ग्राफिक्स पता होना चाहिए कि ग्राफिक में कैसे कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी है करना। अब जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ से एक्चुअल में वैल्यू डाल सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ कुछ भी बहुत इजीली। सारे वैल्यूज़ डालूँगा, गो करूँगा, तो मेरे वैल्यूज़ टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर मुझे बाई कोड करना रहता, तो मुझे इसका कोड लिखना पड़ता, याद करना पड़ता। तो एनीवे ये तो डेवलपर का काम है, वो इसको मैनेज कर लेगा। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एसक्यूएल में आपको प्रिविलेजेस कैसे देने हैं, और PHP माई एडमिन इंस्टॉल कैसे करना है, तो वो तो अभी आप समझ रहे हो कि कैसे करना है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, और अब हम इसे भी कट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। अब मैं वर्डप्रेस क्यों बता रहा हूँ, मैं एग्जिट कर लेता हूँ इसको, क्लियर। अब मैं वर्डप्रेस बता क्यों रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसलिए बता रहा हूँ, दरअसल देखा जाए ना, वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो PHP में बना हुआ है, और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 5 पेजर वेबसाइट्स बनाने में। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप वेबसाइट्स बना सकते हो बहुत इजीली। यानी आपको HTML ये सब चीज़ें नहीं भी आती है, तो भी आप वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, बना सकते हैं। खैर आप देख सकते हो वर्डप्रेस के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत यूज़ होता है। आपको कई बार इंस्टॉल करना हो सकता है पड़े, लेकिन वो जनरली आपको आपके होस्टिंगर वगैरह ये सब जो शेयर्ड होस्टिंग है वो उसी में करना पड़ता है, क्योंकि AWS में उसकी नीड नहीं इतने, क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ ये सब चीज़ों का नीड नहीं। लेकिन इसका जो प्रोसेस है इंस्टॉल करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, वो अगर आप देख लोगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो हाई एंड सॉफ्टवेयर हो, वो इंस्टॉल करना बहुत इजी हो जाएगा। वर्डप्रेस बहुत इजीली इंस्टॉल हो सकता है कोई भी शेयर्ड होस्टिंग में।
दैट्स वाई वी डोंट नीड कि वर्डप्रेस को इस तरह से इंस्टॉल किया जाए। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस को समझोगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा डायनामिक वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। तो हम वर्डप्रेस को एक सॉफ्टवेयर की तरह समझ के डिप्लॉय करेंगे हमारे सर्वर पे। तो इसलिए हम इसी के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगेन मैं एक इनकॉग्निटो मोड ऑन करके मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल। अब मुझे पता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोड नहीं याद करना है। तो हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन उबंटू। ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था, डिजिटल ओशन का देखा था। इस बार चलो हम उबंटू का ही देख लेते हैं कि उबंटू क्या कह रहा है कि कैसे करना चाहिए। ओके, इसने भी बड़े अच्छे से दरअसल दिया है और यहाँ पे प्री रिक्विजिट पहले चेक करना रहता है हमको कि क्या होने चाहिए। तो इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, तो ये बता दे रहा है कि हमारे उसमें क्या होना चाहिए। अब इसमें से हमारे उसमें अभी अभी हमने अपाचे 2 तो खैर था ही, MySQL सर्वर भी, PHP भी, ये सब इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी होगी इंस्टॉल, तो हम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये बैकस्लैश क्या है, तो उसका मतलब वही है कि नेक्स्ट लाइन पे कोड कंटिन्यू हो रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसे इंटर कर देता हूँ वाई, और मेरे सारे पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड है इंस्टॉल हो जाएंगे और जो नहीं है वो इनकेस अपडेट होना होगा तो हो जाएंगे। तो सारे के सारे अप टू डेट है, इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, वापस से यहाँ आता हूँ। अब हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को। अब कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बता दूँ कि अगर आपको विंडोज़ पे भी इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को, तो आप ऐसे सर्च करोगे, यहाँ पे जाओगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इधर तो नहीं, लेकिन डाउनलोड वर्डप्रेस पे जाओगे तो ये आपको सीधा फाइल दे देगा डाउनलोड करने के लिए, जिसके अंदर मतलब एक फ़ोल्डर दे देता है, एक स्ट्रक्चर आपको दे देता है, जो हमको वैसे बाय द वे गिट पे मिला था, याद होगा। तो गिट पे मिला था, तो हम वो चीज़ को सही लोकेशन पे डाल देते। इस पे भी वही हो रहा है। वर्डप्रेस का जैसे लिनक्स पे हम ऐसा ग्राफिक हम नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो इसलिए इसमें इंस्टॉल करने का तरीका ऐसा बताया कि इस वेबसाइट पे ये एक फोल्डर रखा हुआ है जिसके अंदर वर्डप्रेस का पूरा फाइल स्ट्रक्चर है। ओके, तो आप सोच रहे हो .tar.gz क्या है, तो मैं बता दूँ, ये इसे गनजिप कहते हैं। ये जैसे जिप है, रार है, विन रार है, आपने ये सब सुना ही होगा। तो उसी तरह गनजिप भी है, यूज़ होता है, और उसी तरह .tar भी यूज़ होता है उसे आर्काइव करने के लिए। तो इसमें 2 लेवल आर्काइव है .tar से भी, और जो जिसके पास मैकबुक है वो भी समझ सकते हैं कि इस तरह से उनके यहाँ फाइल मिलते ही, जो मैक भी डाउनलोड करते हैं ना, कुछ फाइल्स इस वे में मिलते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ, कंसेप्ट समझने वाली बात है। CURL जो है, इससे हम ऐसा समझो फाइल को डाउनलोड करते हैं। अभी इन शॉर्ट अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट करूँ, तो ये डायरेक्ट डाउनलोड स्टार्ट हो जा रहा है, देख सकते हो। डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन सेव करूँगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो CURL मतलब वही है कि ये जो है ना, इसको डाउनलोड कर दो। ओके, वो मतलब होता है। अब इसके हमारा लिनक्स है, इसमें खासियत है कि हम ड्यूरिंग डाउनलोड या प्रायर टू डाउनलोड हम कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अब जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, हो जाता है, तो अभी यहाँ पे कोड क्या है कि sudo -u। मैंने पहले ही बताया था कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि -u www-data, यानी मैं एज अ ये यूज़र के बारे में मैंने पहले बता दिया हूँ पहले के लेक्चर में। तो एक यूज़र है www-data नाम से। तो एज अ ये यूज़र मैं क्या करूँगा, टार अभी ये सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक्स का मतलब हो जाता है कि वर्बोस, यानी काफ़ी डिटेल्ड में वो इन्फॉर्मेशन देता है, एंड सबके अपने अपने मतलब है। जेड मतलब हो रहा है कि मैं उसको गनजिप जो है मैं उसको अनजिप कर रहा हूँ, और टार मतलब मैं टार वाले चीज़ को अनजिप कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये कोड है अनजिप का, और डिटेल्स के साथ मतलब अनजिप हो रहा है। टार ZX यूज़ होता है डिटेल के साथ अनजिप होने के लिए। अब ये कहाँ अनजिप होगा,
इस फाइल के अंदर srv/www के अंदर वो उसे अनजिप कर देगा। एंड बिफोर दैट जो अपना कोड है तो बहुत सिंपल है, ये सबको समझ ही गया होगा ये क्या है। हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं, -p का मतलब है कि ऑलरेडी अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है ये नाम से तो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देगा। और CHOWN भी मैंने बताया था कि हम ऑनर चेंज कर रहे हैं, तो हम इसका ऑनर www-data को बना रहे हैं, ठीक है। और उसी यूज़र के थ्रू इसे अनजिप कर रहे हैं इस फोल्डर के अंदर, उसको अनजिप करके रखने वाले। ओवरऑल उसका पूरा ये मतलब है, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है और आपको समझ गया होगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इंटर। तो मेरा काम हो गया, यहाँ पे वर्डप्रेस मेरे उसमें इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे ये आपको देखने को, अभी अगर टेक्निकली देखा जाए तो जैसे अगर मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मेरे इस पे मैं कॉपी कर लूँ, इसको पेस्ट करूँ यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा उबंटू आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। /www/var/www/html एक बाय डिफ़ॉल्ट है। हम इसको एक्चुअली में चेंज कर सकते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई और ही पाथ दे सकते हैं। उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है एंड यू डोंट नीड टू रिमेंबर, वर्डप्रेस आपको यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है, ये सिंपली अभी अगर मैं सिंपल बोलूँ तो ऐसा समझो ये वर्डप्रेस आपके किसी डेवलपर ने बना दिया है, पूरा वर्डप्रेस बनाया है उसी ने किया है। वर्डप्रेस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, उसने खुद बनाया। तो ये देख रहे हो उसका काम है डिपेंडेंसी देना कि मैं किस तरह से किसी मशीन पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे विंडोज़ पे करना है तो वो मुझे खुद बताता है ना सॉफ्टवेयर वाला कि आपको ये इतना रैम लगेगा, इतना ये लगेगा, वो लगेगा। तो बेसिकली ये डेवलपर का काम है बताना। और जैसे ये है उसी तरह अगर मान के चलो रिएक्ट का ऐप है, अभी सबने सुना होगा रिएक्ट के बारे में, सब बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो अगर मैं रिएक्ट बनाना चाहता हूँ तो जैसे मैं सर्च करता हूँ रिएक्ट ऐप क्रिएट, ओके। तो जैसे मैं ये सर्च किया, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस वेबसाइट पे, तो ये मुझे कह रहा है कि टर्मिनल पे ये कमांड्स डालो रन करने के लिए। देख रहे हो ये मुझे वो कह रहा है कमांड्स को डालो। तो समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आपको खुद डेवलपर बताता है कि अगर आपको रिएक्ट रन करना है तो ये आपको टर्मिनल पर डालना पड़ेगा रन करने के लिए। ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से। अभी जैसे यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है, इसमें भी जा रहा हूँ तो ये मुझे खुद बता रहा है, देख रहा हूँ पूरा वही भरा हुआ है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा व्हेन यू आर रेडी टू डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, जो कि अभी आपका काम है। तो लिखा है क्रिएट मिनिफाइड बंडल विद npm रन बिल्ड। तो ये सब चीज़ें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट पता होने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे डेवलपर बता देगा या मुझे कहीं से तो भी मिल ही जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, अगर टेक्निकली मुझे ज़रूरत नहीं है वो करने की, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये हटा दूँ, तो ये मुझे कहेगा npx नॉट फाउंड और खुद सजेशन दे देता है कि apt इंस्टॉल npm। तो कहने का मेरा मकसद ये कि कोई भी डायनामिक सॉफ्टवेयर जब आपको दिया जाएगा, वर्डप्रेस भी एक सॉफ्टवेयर की तरह है, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, ऐसा छोड़ा नहीं जाएगा। इस वजह से कह रहा हूँ कि हर चीज़ याद नहीं की जाती है कि ये इंस्टॉल करना है तो मुझे ये चीज़ चाहिए। तो हर चीज़ अवेलेबल होता ही है आपके साथ। मैं क्लियर कर देता हूँ, बैक टू आवर मेन टॉपिक। तो हमारा मेन टॉपिक था, हम यहाँ तक आ चुके थे, कंसेप्ट समझे थे यहाँ तक। अब यहाँ ये मुझसे कह रहा है कि मुझे एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी, क्रिएट करनी। तो मैं इसे कट करके यहाँ पे इस लोकेशन पे कह रहा है, तो उस लोकेशन पे बना दूंगा। मैं लिखूंगा टच, क्योंकि मुझे पता है फाइल कैसे क्रिएट होता है। ओके, टच, राइट क्लिक करके कर दूंगा पेस्ट, वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए एंटर करूँगा। एंड सेम थिंग, अब मैं VI से इसको ओपन कर लेता हूँ, एंटर किया, ओपन किया, इंसर्ट मोड पे जाता हूँ और ये सारा कोड को कॉपी कर लेता हूँ।
पेस्ट ESC कॉलन WQ क्लियर। ये मेरा एक कंसेप्ट हो गया। अब वो मुझसे कह रहा है कि इस अनेबल द साइट विथ sudo a2n साइट, तो मैं इसे अनेबल कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करके अनेबल हो गया। उसी तरह ये वाला एक कोड है, ये कॉपी करके रिवराइट करने के लिए पेस्ट कर दिया, डन। और अभी मैं ये आपको समझा देता हूँ कि क्या है। ये है डिफ़ॉल्ट को रोक, यहाँ पे लिखा है डिसेबल द डिफ़ॉल्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जैसे यहाँ पे आ रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यही दिखने वाला है। मुझे वर्डप्रेस नहीं दिख रहा है, मुझे वर्डप्रेस लेकिन स्टार्ट करना है। तो अभी उसके के लिए मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिख दिया था, लिखा हूँ, सब रन कर दिया। बट अभी भी एक इशू है कि ये डिफ़ॉल्ट को मुझे डिसेबल करना है। तो वो डिसेबल करने के लिए मुझे वो कोड दिया गया है कि इसको डिफ़ॉल्ट को ऐसे डिसेबल कर दिया जाता है। तो अब वो डिसेबल हो चुका है अभी भी, लेकिन आप देखोगे रिफ़्रेश करके तो वो नहीं दिख रहा है डिसेबल्ड हुआ, अभी भी तो वर्क कर रहा है ना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसने खुद दिया है कि systemctl रिलोड करो, अपाचे 2 को रिलोड करो। अब मैं इसे यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और सॉरी कॉपी हुआ नहीं है, फिर से कॉपी कर लेता हूँ। तो कह रहा है एक बार रिलोड करो तो काम होगा। तो मैं यहाँ पे रिलोड करने के लिए ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट किया, एंटर किया, एंड अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मेरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया। वर्डप्रेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। एनीवे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अब हमको उसके साथ डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी डायनामिक वेबसाइट में डेटाबेस अलग होता है, फ्रंट एंड अलग होता है। आपको दोनों को आपस में कॉन्फ़िगर करना ही पड़ता है। वर्डप्रेस को, अब वर्डप्रेस को भी करना पड़ रहा है, उसी तरह रिएक्ट ऐप हो, कोई भी ऐप हो, आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं कॉन्फ़िगर डेटाबेस में जाता हूँ। अब ये मुझे कुछ कमांड दे रहा है, समझना इंपॉर्टेंट है। समझना ये है कि जैसे यहाँ पे कह रहा है sudo mysql, अब यहाँ पे sudo mysql है, अब हम ऑलरेडी sudo है तो हमको sudo लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये -u बता रहा है। -u मतलब मैं कौन से यूज़र से MySQL के अंदर जाना चाहता हूँ, तो एज अ रूट मुझे जाना है। अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एज अ रूट ही अंदर जाओगे, ठीक है ना। तो -u रूट लिखने से एक श्योर हो जाता है कि आप एज अ रूट अंदर जा रहे हो। अब मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरे पीसी में बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं MySQL लिख दूँ, sudo लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी sudo हूँ, लिखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और MySQL लिख के एंटर कर दूंगा तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट रूट एज अ रूट ही अंदर जाने वाला हूँ। तो एज अ रूट में अंदर आ गया। अब आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम होगा वर्डप्रेस, ठीक है। मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ बाय द वे, चलो मैं नाम चेंज कर देता हूँ। हालांकि मेरा डेवलपर है, ये मेरा डेवलपर है, उसने डॉक्यूमेंटेशन दिया है मुझे, वो कह रहा है तुमको यही करना है, पर चलो मैं बताने के लिए मैं इसे चेंज कर देता हूँ और एक नया ही डेटाबेस क्रिएट करता हूँ जिसका नाम दे दूँगा डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, अब वो कह रहा है कि एक यूज़र क्रिएट करो, जो हमने याद है अभी अभी जस्ट किया था। तो वो कह रहा है एक और यूज़र क्रिएट करो जिसका नाम वर्डप्रेस रहना चाहिए। चलो मैं इसको एज इट इज़ ले लेता हूँ, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा। हालांकि कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वर्डप्रेस का नाम चेंज कर दूँ, मैं कुछ और नाम से कर दूँ, लेकिन मैं वर्डप्रेस ही रहने देता हूँ। बस यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा दूसरा, तो मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ admin123 नाम से और एंटर करता हूँ। तो इस तरह से मेरा एक यूज़र भी क्रिएट हो गया। ओके, अब मैं नीचे आता हूँ। अब ये कह रहा है ग्रांट करो। अब हर उसमें यही कॉन्सेप्ट रहता है, हर SQL के अंदर, कि आपको कुछ चीज़ें दी जाती है और उसके हिसाब से ग्रांट करना पड़ता है। अब यहाँ इसने मुझसे, याद है लास्ट टाइम जो किए थे उसमें सारे प्रिविलेजेस दे रहे थे, यहाँ पे हमने क्या दिया, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ये सब प्रिविलेजेस हमको देना है। ओके, तो मैं कॉपी करके इसे भी पेस्ट कर देता हूँ, इतने प्रिविलेजेस देने के लिए एंटर करता हूँ। अब ये कोई एरर नहीं है,
ओनली थिंग इज कि ये नीचे चला गया था, हम इसको एरो को हटा देते हैं यहाँ से, जितने भी एरोज हैं ना सब हटा देते हैं। ओके, हट गया, इंटर करते हैं। ओके, क्वेरी ओके हो गया एंड ये भी सक्सेस हो गया। अब लास्ट कमांड है फ्लश प्रिविलेजेस। ये भी डालना ज़रूरी होता है जब भी आप इस तरह से कुछ प्रिविलेज किसी को ग्रांट करते हो तो फ्लश। ओके, अब क्विट कर दो, हो गया काम, एसक्यूएल का काम हो गया। हमने एक एसक्यूएल में सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो ओके, क्विट की स्पेलिंग गलत हो गई। हमने एसक्यूएल में सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो एक डेटाबेस क्रिएट किया, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस एक यूज़र क्रिएट किया और उसको सारे प्रिविलेजेस दे दिए। सारा यही हमारा कंसेप्ट था। ओके, अब हमने फ्रंट एंड बना लिया, ऐसा समझो। यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया उसके फाइल सिस्टम को। बैकएंड में हमने डेटाबेस बना लिया। अब लेकिन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में। दोनों तो बन गए लेकिन वायर जोड़ेंगे तो कनेक्शन बनेगा। तो इसलिए 6 पॉइंट में लिखा हुआ है कि कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस टू कनेक्ट द डेटाबेस। और यहाँ पे जो लिखा है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे अच्छे से। तो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एक नया फाइल बना के पेस्ट कर देता हूँ। तो अच्छा, इसका एस गायब हो गया मेरे से, एस। तो सूडो मतलब पता है। तो ये कह रहा है कि -u यानी इस यूज़र, ये यूज़र बन के, ठीक है, आपको क्या करना है कि ये वाला पार्ट कॉपी करना है। यानी सिंपल लिखा हुआ है कि cp मतलब होता है कॉपी। तो इस पाथ पे इसे कॉपी करना है और उसी पाथ में आप देख सकते हो वर्डप्रेस के अंदर सेम डायरेक्टरी के अंदर सेम जगह पे पेस्ट करना है। बस नाम चेंज हो जाएगा। फर्स्ट केस में जो नाम था वो sample.php था, दिस केस में जो नाम है वो सैम्पल हट जाएगा। तो आखिर कंसेप्ट ये है कि एक काम करते हैं ना, हम इसको कैट करके पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। ओके, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कैट कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि ये है क्या। तो ये कुछ एक क्या कह सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो है इसके अंदर। और बेसिकली वर्डप्रेस जो है, ये हमारा डेवलपर हमसे ये कह रहा है कि ये जो फाइल है ना, एक सैम्पल फाइल है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेता है wp-config.py। बाय डिफ़ॉल्ट वो ये फाइल को ही हमारा सॉफ्टवेयर कैच करता है। ये एज अ सैम्पल रखा हुआ है, एज अ बैकअप, कि इनकेस ये करप्ट हो जाए तो हम सैम्पल में से फिर से कॉपी कर ले, ठीक है ना। तो ये एक बेनिफिट है उसका। तो ये उसका काम है, उसने सॉफ्टवेयर बनाया, उसने कोडिंग करके रखा है, तो उसने कह दिया कि यही फाइल है जो वर्क करेगा। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे। मैं एक बार क्लियर कर दूँ, स्पेलिंग मिस्टेक क्लियर, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ वो कोड को। कोड तो आपको समझ ही गया कि क्या है, बहुत सिंपल था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोड की तरफ। वो है ये 3 लाइन आपको दिया गया है। अब बेसिकली है ये कि अगर आप इस फाइल में आओगे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये कोड को। तो यहाँ कुछ कोड है। अभी सिंपली देखा जाए तो मैं बता दूँ कि अगर हम इसके अंदर आएंगे, इस फाइल के अंदर wp-config.php, एक काम करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ये करता हूँ, इस लोकेशन पे vi कर देता हूँ। चलो vi कर लेता हूँ, स्पेस दबा के एंटर करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है db नेम, दिख रहा है आपको। जैसे db यूज़र है, यानी यूज़र कौन है डेटाबेस का, तो वहाँ पे यूज़र का नाम अपने को डालना है। डेटाबेस से कनेक्ट करना है ना, तो वही करना है। डेटाबेस का यूज़र, उसका नाम डालना है। डेटाबेस का पासवर्ड, और उसका पासवर्ड डालना है। और डेटाबेस का होस्ट क्या है वो डालना है। अभी जैसे आपने देखा होगा @localhost लिख रहे थे, तो ये वही चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको रिप्लेस करनी है यहाँ पे, ताकि हम डेटाबेस से उसको कनेक्ट कर सकें। अब इन शॉर्ट अगर देखा जाए, अगर इस कमांड की बात करूँ कि ये है क्या स्क्रिप्ट,
तो सिंपल सी बात है, एज ए ये यूज़र www डेटा आपको ये कमांड रहा है SED का मतलब होता है सर्च एंड रिप्लेस, ऐसा समझो, सर्च एंड डिटेक्ट, सर्च एंड रिप्लेस ये काम करता है। तो बेसिकली वो सर्च कर रहा है कि डेटा बेस नेम हियर, सर्च कर रहा है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, डेटा बेस नेम हियर, ओके। और उसको रिप्लेस कर देना है वर्डप्रेस से। वाई वर्डप्रेस से? क्योंकि जो डेटा बेस नेम बनाया गया था वो वर्डप्रेस नाम, याद है ना हमने जो बनाया है माई एसक्यूएल में, तो हमने वर्डप्रेस नाम दिया है। मैंने वर्डप्रेस नाम नहीं दिया हूँ, लेकिन एज ए डॉक्यूमेंटेशन वर्डप्रेस नाम दिया गया था। तो वो बता रहा है कि सर्च करो ये लेटर को, ये वर्ड को, और उसे रिप्लेस कर दो वर्डप्रेस से। कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे? इस लोकेशन पे। बहुत सिंपल है। एसईडी का मतलब ये होता है कि सर्च करो यूज़र नेम हियर को और उसे रिप्लेस कर दो वर्डप्रेस से। कौन से लोकेशन पे? इस लोकेशन पे। आप एसईडी के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बहुत सिंपल से बताया हूँ कि क्या बेनिफिट है इसका। तो ये हम कुछ कमांड है जो यूज़ करने वाले। अब मैंने डेटाबेस का नेम क्या डाला था मेरे उसमें, मुझे वो यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। तो मैंने इसका नाम डाला था, क्या डाला था मैं एक्चुअली खुद भूल गया हूँ। तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी, पहले तो यहाँ से निकल जाऊँ। उप्स, ये थोड़ा ग्राफिकल इशू है, ये कैच नहीं कर पाता है, मैं पीछे चला जाता हूँ। तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने डेटाबेस में नाम क्या डाला था अपना, सॉरी यूज़र का क्या नाम डाला था। तो मैं MySQL कर लेता हूँ। मैं भूल गया हूँ कि डेटाबेस का नेम क्या था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो डेटाबेसेस, तो ये मुझे बता देगा सारे डेटाबेसेस। ओके, तो ये नाम था मेरा, डायनामिक वेबसाइट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने डायनामिक वेबसाइट पेस्ट कर दिया। और उसी तरह ये मुझसे कह रहा है यूज़र नेम यहाँ डालना है। तो यूज़र नेम मैंने चेंज नहीं किया था, वर्डप्रेस ही रखा था। और पासवर्ड मुझे डालना है यहाँ पे, जो मैंने पासवर्ड रखा था, क्या रखा था, admin123 रखा था, यस याद आ गया। तो ये मेरा पासवर्ड था। ये सब आपको, आपका सारे डिटेल्स डालने पड़ेंगे और बेसिकली वो रिप्लेस कर देगा वहाँ से। आप मैनुअली भी डाल सकते हो, लेकिन इसने कोड दे के रखा है, सो वी विल बी यूजिंग कोड हियर। मैं यहाँ से पहले एग्जिट कर लूँ, MySQL से क्लियर कर देता हूँ और मेरे सारे कोड को पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। अब बेसिकली ये अपने आप में एक ऑटोमेशन है कि आपको चालू करके चेंजेस नहीं करना, आप बाहर के बाहर ही कर सकते हो। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल में क्या हुआ है, तो वी कैन सी, मैं अप एरो दबा के ऊपर चला जाता हूँ और वर्डप्रेस कॉन्फ़िग चालू कर लेता हूँ। यू कैन सी हियर कि डेटाबेस नेम यहाँ पे रिप्लेस हो गया, वर्डप्रेस भी रिप्लेस हो गया, admin123 भी रिप्लेस हो गया। एनीवे ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है या वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, दैट्स वाई VI हम यूज़ नहीं करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ। अब ये मुझसे ये कह रहा है कि ये चालू करो, ये वाली फाइल चालू करो, ठीक है, WP config फाइल। कौन से यूज़र से? www डेटा यूज़र से। अब यहाँ लिखा है नैनो। अब जैसे मैंने बताया ना VI, हमने VI अभी यूज़ किया था जस्ट, तो जैसे VI है वैसे VIM भी है और नैनो भी है। तो नैनो बहुत यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा भी माना जाता है उसको, तो इसलिए उसने नैनो सजेस्ट किया है। तो अब मुझे ये ओपन करना है। सो हियर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं ये बार बार क्या लिखा रहता है, मतलब इससे चालू करना है तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा अगर विंडोज़ पे भी अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में गिट बैश है, मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो एज अ रूट चालू हो रहा है बेसिकली। तो उसी तरह ये भी वही है, रन एज www डेटा यूज़र, वही। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कोड तो लिखा है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एज अ नैनो। में इसको चालू कर, नैनो सॉफ्टवेयर यूज़ करके
इनकेस अगर एरर आए तो इसका मतलब ये होगा कि नैनो नहीं है आपके उसमें। हालांकि अगर आप सेम यूज़ कर रहे हो तो होना चाहिए, और नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ। ओके, तो मुझसे जो कहा जा रहा है ना वो यही है कि ये सब मुझे रिप्लेस करना है, ये पार्ट को काहे से रिप्लेस करना है, उसने वो भी लिंक दे के रखा है। अब वो ये डेवलपर है, वो आपको बता रहा है कि क्या से रिप्लेस करना है, तो मुझे इस चीज़ से रिप्लेस करना है वो सारे को। तो नैनो के अंदर कंट्रोल के दबाने से आप एक्चुअली पूरा लाइन कट कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल के से सारे लाइंस को कट कर दूंगा जितने भी, क्योंकि हम एनी वे रिप्लेस करने वाले हैं इसको। ठीक है, ये सारे लाइन रिप्लेस किया हूँ मैं। और ये एक आपके डेवलपर ने कहा है कि आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे प्रॉपरली ऐप को रन करने के लिए। तो मैं ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, और कंट्रोल एक्स दबाने से आप इसको कट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे वाई दबाऊँगा तो ये सेव हो जाएगा, एंड देन इंटर दबाऊँगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। तो मेरा क्लियर कर दूँ, मेरा हर चीज़ अब सेट हो गया। अब मैं यहाँ आके इनकॉग्निटो मोड में पेस्ट कर देता हूँ अपना, और देखता हूँ ऑलराइट, तो यहाँ पे हो चुका है। और अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। और ये जैसे पूछ रहा है कि जैसे वेबसाइट का नाम क्या होगा, साइट टाइटल वगैरह। तो चलो मैं जल्दी से इनिशियलाइज कर लेता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ। तो ठीक है, डेंजर लिख देता हूँ, यहाँ डेंजर लिखा हुआ दिख रहा है। उसी तरह यूज़र नेम में एडमिन रखूँगा। यानी वर्डप्रेस एडिट करने का है, इसका हमारे बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिंपल सा कुछ डाल देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं इतना स्ट्रॉन्ग रखने का, मुझे याद नहीं रखना। तो सिंपल सा एक पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, कंफर्म करता हूँ ये, और इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, कंफर्म करता हूँ, वीक पासवर्ड है एक, ऐसी कुछ भी रैंडम मैं ईमेल डाल देता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ वर्डप्रेस। तो ये एक सॉफ्टवेयर की तरह ही देख रहे हो वर्क कर रहा है, सब इंटरेक्शंस हो रही है एंड एवरीथिंग। लॉगिन करता हूँ, एक नॉर्मल जैसे जीमेल सॉफ्टवेयर है, ऐसा समझो मेरे उसमें इंस्टॉल हो गया। अब वो मुझसे कह रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल दो वर्क करने के लिए, जो अभी जस्ट हमने साइन अप में डाला था। तो मैंने डाला था एडमिन, और इसी मेरा पासवर्ड था। और जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर ये लॉन्च हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा था, ये जैसे डायनामिक सॉफ्टवेयर की तरह है। जैसे इसमें हमने एसक्यूएल लिया, उसको इनिशियलाइज किया, और जहाँ जहाँ डेवलपर ने बोला है कि डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए डालना पड़ता है, और डेटाबेस में भी क्या नाम से डेटाबेस बनाना है, और टेबल का फॉर्मेट वगैरह एंड एवरीथिंग उसने दिया था। एंड उसके हिसाब से हमने वर्क किया। और ये बहुत ज़्यादा वैसे यूज़ होता है ये सॉफ्टवेयर जब आप वेबसाइट बनाओगे बिना कोडिंग करने के लिए। देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट इतना बना दिया, और मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। एनीवे, इनफ फॉर दिस सेशन, और अगले सेशन में हम और भी ज़्यादा डायनामिक वेबसाइट पे वर्क करेंगे। ये बेसिकली उतने डायनामिक नहीं, ये तो एक बताने का कंसेप्ट चल रहा था कैसा क्या है। लेकिन नेक्स्ट सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीपली और एक अच्छा मार्केट में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ करूँगा कि किस तरह से हम एक डिप्लॉय करते हैं डायनामिक वेबसाइट को। ऑलराइट, तो इसको आप प्रैक्टिस करो, और अगर कोई क्वेश्चन आए तो पूछो।